हाँ, तो हम कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी अब बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए क्या इसका महत्व है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई, एक बहुत छोटी सी कहानी यहाँ लिखी हुई है कि लॉर्ड क्लाइव के समय पर पोस्टल सिस्टम की स्थापना हुई, शुरुआत हुई। आगे इसको वॉरेन हास्टिंग द्वारा 74 में बढ़ाया गया। फर्दर इसका एक्सपेंशन 1786 से 1793 तक हुआ। ठीक, इसके लिए एक्ट, इस पोस्ट ऑफिस को एक्ट के द्वारा 1837 के एक्ट के द्वारा संचालित किया जाता है, ताकि पूरे भारत के अंदर में एक यूनिफॉर्म सिस्टम रहे। तो ये हमारे कहानी हो गई पोस्टल सर्विस की। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और उसके बाद में जो अभी के समय में कानून लागू है वो है इंडिया पोस्ट एक्ट 1898। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण सूचना ये रह गई कि पोस्टल सिस्टम की स्थापना क्लाइव ने की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने, और उसको आगे फर्दर बढ़ाया था वॉरेन हास्टिंग के द्वारा। नेशनल पेंशन स्कीम लागू की गई, जिसमें 2009 में ये स्कीम लागू की गई। नहीं, स्कीम तो पहले लागू की गई थी। कॉमन सिटीजन के लिए, एक आम आदमी के लिए ये 2009 में चालू की गई, ताकि इसमें कॉमन सिटीजन भी इसमें भाग ले सकता है। और इसको जो रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है उसका नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके बारे में और कुछ बताने की आवश्यकता है? नहीं, ठीक है। पीएफआरडीए द्वारा इसको स्थापित किया गया। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट गर्ल चाइल्ड के लिए, जो छोटी बच्चियां हैं उनके लिए, 18 साल से कम की बच्चियों के लिए ये अकाउंट बनाया गया, ताकि वो अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसा इकट्ठा कर सके। यहाँ पर जो ब्याज दर होती है वो ज़्यादा होती है, और 10 साल तक की 2 गर्ल चाइल्ड के नाम से ये अकाउंट खोला जा सकता है एक परिवार के भीतर में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंडिया पोस्ट बैंक, पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके बारे में हमने शायद पहले भी पढ़ा हुआ है। 2016 में ये पोस्ट बैंक चालू हुआ, 2016 में, ठीक है। और इसका उद्देश्य है कि जो कॉमन मैन हमारे पोस्ट ऑफिस को एज अ पेमेंट बैंक के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाए। पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज पेमेंट बैंक? जल्दी से, पेमेंट बैंक क्या मनी होता है? ट्रांसफर बैंक सर, वो मनी ट्रांसफर बैंक होते हैं सर। हाँ जी। तो बैलेट बैंक क्रेडिट नहीं देते। बेसिकली बैंक के 2 काम होते हैं, पैसे को जमा करना, डिपॉजिट लेना, और लोन देना, और पेमेंट्स करना। ठीक है, मतलब अगर हम बैंक को देखें तो बैंक में हम पैसे जाके जमा कर सकते हैं, बैंक से हम लोन ले सकते हैं, और बैंक के थ्रू हम अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। तो ये जो पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट है वो ये क्या करता है कि एक ट्रेडिशनल बैंक के काम को, डिपॉजिट को, वो नहीं करता। वो आपके पैसे जमा नहीं करेगा, वो आपके लोन भी नहीं लेगा, वो केवल आपकी पेमेंट करेगा। जैसे आप पेटीएम यूज करते होंगे, गूगल पे यूज करते होंगे, तो ये सभी क्या है? एयरटेल ने भी अपना एक पेमेंट बैंक बनाया। ये सब बैंक क्या कर रहे हैं? पहले आप इसमें पैसा जमा करते हैं, आप पेटीएम में पहले है 2000 4000 जो भी रुपया जमा करना है वो जमा कर देते हैं, तो आपने यहाँ पैसा उसमें रख दिया, अब ये आपके डिपॉजिट में आ गया। आप यहाँ से आप इस पैसे को किसी को पे कर सकते हैं, केवल इसका ये उद्देश्य है। पेमेंट बैंक ये काम करते हैं। तो हमने पोस्ट पेमेंट बैंक भी, पोस्ट ऑफिस को भी एक पेमेंट बैंक बना दिया। रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जैसे यूजलेस सी बात है, मुझे ज्यादा नहीं। सॉवरेन गोल्ड बैंक, गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, ये शुरू हुआ था, पर मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा चला कि आप अपने गोल्ड को बैंक में जमा कर दें और बैंक उसको कुछ रिटर्न देगा, पर ये बहुत सक्सेसफुल हुआ नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन में पोस्टल सिस्टम के है ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूपीयू, ठीक है, 1876 में बनाया गया। इसके अलावा एक और संस्थान है जो इसी से संबंधित है, उसका क्या नाम है? ITU। ये क्या काम करती है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन।
इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1876 में, जिसमें 192 देश हैं मेंबर कंट्रीज, और ITU बेसिकली पहले पोस्टल, क्योंकि पहले का सिस्टम पोस्ट पर ही आधारित था, टेलीकम्युनिकेशन बाद में शुरू हुआ, तो ये टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बाद में आया। भारत इसके अलावा एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हिस्सा भी है। अच्छा, जो हमारे इनिशिएटिव है ई गवर्नेंस, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ई संपर्क, हम संपर्क कर सकते हैं। ई ताल, अगर ये नाम आपको याद करना हो तो ये कर सकते हैं। ई ताल, ई ताल एक तरीके का ऐसा सिस्टम है जिसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जितनी भी स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर हमारी जो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट संबंधित ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, किसी को पेंशन दिया जा रहा है या कोई भी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट का काम हो रहा है, उसको आसानी से यहाँ मॉनिटर किया जा सकता है ई ताल पर। ठीक है, तो इस नाम को बस याद रख लीजिए, व्हाट इज ई ताल। आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, जिसके द्वारा हम किसी भी सरकारी कर्मचारी की अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं, है ना। अच्छा, स्टेट वाइड स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, इसके बारे में मैं नहीं कुछ बोलूंगा। डिजिशाला, डिजिशाला ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, एजुकेशनल चैनल है। 2016 में दूरदर्शन के सहयोग से इसको चलाया गया। डिश टीवी, व्हाट इज डिश टीवी? डीडी फ्री डिश, शायद मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये क्या चीज है डीडी फ्री डिश? ये जो भारत के दूरदर्शन का जो कौन से टीवी होते हैं, ये वाले जो डिश टीवीज होते हैं, उनका दूरदर्शन का अपना एक सेटअप है। जैसे एयरटेल का होता है, DTH, अलग अलग तरीके के डायरेक्ट टू होम है, इसी तरीके का ये डीडी फ्री डिश है, जो नॉन कॉमर्शियल है, और दूरदर्शन के ये कॉमर्शियल है, डिजिशाला नॉन कॉमर्शियल है। भीम ऐप, भीम ऐप की फुल फॉर्म बताओ। भीम ऐसे आएगा नहीं, फिर भी भारत इंटरफेरेंस, भारत भूल गए सब लोग वैसे बाई चांस। भारत इंटरफेस फॉर मनी, हाँ इंटरफेस फॉर मनी, यस इंटरफेस फॉर मनी, वेरी गुड। भारत इंटरफेस फॉर मनी 2016 में आया था। अब तक 20 लाख या 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ डाउनलोड भीम ऐप के हो चुके हैं। ई प्रमाण, हमारे ई प्रमाण ये ऑथेंटिकेशन सिस्टम है पब्लिक सर्विसेज के लिए, जो हमें प्रमाण देने हैं, तो ये ऑथेंटिकेशन फॉर पब्लिक सर्विसेज के लिए सिस्टम है। एक और है ये ऑनलाइन ई साइन, यानी कि ई हस्ताक्षर। हम एप्लीकेंट को ई साइन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली ही अपने डॉक्यूमेंट को साइन कर सकता है, उसे व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं है। छूट गया क्या पीछे? हाँ, ये कुछ छूट गया, अच्छा किया मैंने देख लिया। नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ठीक है, 2010 में हायर लर्निंग के लिए इसको छोड़ देते हैं। उमंग, उमंग थोड़ा सा न्यूज में था, हमने पहले पढ़ा भी था। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। जितनी भी हमारी सुविधा है, इनको हम इस सिंगल मोबाइल प्लेटफॉर्म के द्वारा दे सकते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की मेजर गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, सभी याद रखेंगे। ठीक है, उमंग क्या है? डिजिटल लॉकर क्या है, ये आप सभी को पता होगा। डिजिटल लॉकर एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम अपने सारे सर्टिफिकेट्स को रख सकते हैं। डिजी लॉकर। प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, फुल फॉर्म ही याद कर लेते हैं। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ई वे बिल, व्हाट इज ई वे बिल?
जीएसटी के दौर में जो जीएसटी टैक्स होता है, जीएसटी टैक्स में हर जो सेलर है, जो बेच रहा है, अपने सामान को बेच रहा है, उसको अपना सामान भेजते समय जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर जाकर एक बिल निकालना पड़ेगा, जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन देगा कि वो सामान कौन सा है, कहाँ जा रहा है, कितना उसका अमाउंट है और कितना टैक्स है। ये उद्देश्य है इसका, टैक्स चोरी को सीमित करना, जो हमारे बीच के इंटरवेंशन है उनको रोकना। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान में आने जाने के समय में ये इलेक्ट्रॉनिकली इस ई वे बिल को मॉनिटर किया जा सकता है। तो ई वे बिल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि व्हाट इज ई वे बिल। अगर किसी को ना समझ आया तो दोबारा बताऊं? नहीं सर, कंटिन्यू करें। 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर कोई सामान भेजता है तो उसे ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। यूनिक UIADI है ना, यूनिक, जो आधार की बॉडी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। ठीक है, मैंने ए और डी को रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारा जो आधार बनाती है जो संस्थान, जो बॉडी, उसको, उसका नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आधार बनने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, और ये प्लानिंग कमीशन के साथ अटैच्ड है। NIC, व्हाट इज NIC? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो भारत सरकार 1976 में बनाए गए और भारत सरकार के जितने ई गवर्नेंस एप्लीकेशन हैं उसको डेवलप करने का काम, उसको बनाने का काम यही संस्थान करता है। मतलब भारत का जितना डिजिटल नेटवर्क है उसको बनाने के लिए ये हमारा NIC प्लेटफॉर्म जिम्मेदार है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वो होते हैं जहां एक डेडिकेटेड प्लेस है जहां सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को किया जाए। सर्ट इन, ये इस पर 1 सेकेंड लगाएंगे। सर्ट इन, व्हाट इज सर्ट इन? कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। इसका क्या मतलब हुआ? सर्ट इन, सर्ट कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम क्या काम करेगी? ये साइबर सिक्योरिटी सर। साइबर सिक्योरिटी अगर रेस्पॉन्स टीम, ठीक है, इसका उद्देश्य है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। अगर कोई भी कंप्यूटर संबंधी इमरजेंसी आ जाती है तो उसमें उसको चलाने का काम कौन करेगा? उसको मैनेज करने के लिए हमने एक विशिष्ट टीम तैयार करी है। कोई साइबर अटैक हो जाए, साइबर सिक्योरिटी का इशू आ जाए, बैंकिंग सिस्टम पर हमला हो जाए, हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स पर कोई अटैक हो जाए जिसकी संभावना है, तो या किसी कारण से फेल हो जाए, अभी अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी ऐसी सिचुएशन होने के पर ये जो सर्ट टीम है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये एक बैकअप के लिए किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी को एनेबल करेगी, इसके लिए ये काम करती है। इसका काम है कलेक्शन, एनालिसिस, डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, फोरकास्टिंग एंड अलर्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, इमरजेंसी मेजर। कोई कुछ कहना चाहता है? किसी का माइक्रोफोन या तो यूज है या तो कोई कुछ कहना चाहता है, व्हाटएवर। ठीक है, अगला हम टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पर चले जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसका एक प्रोग्राम है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। 2019 में ये चालू हुआ और डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया, और उसका काम है ब्रॉडबैंड एक्सेस टू ऑल विलेजेस बाय 2022।
ओके फिर इसके बाद डिफेंस, अगला जिस पर जा रहे हैं वो है डिफेंस। हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बनाया गया, कैबिनेट रैंक का मिशन वो है, मिनिस्टर होता है। 1955 से पहले कमांडर इन चीफ कहलाते थे। जो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या नेवल स्टाफ या एयर स्टाफ है, वो पहले कमांडर इन चीफ कहलाते थे। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन बनाया गया 1962 में। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज 1965 में बनाया गया। और ये पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाई गई 2019 में। अपना माइक्रोफोन बंद रखिएगा प्लीज। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है 4 स्टार जनरल होता है, और ये इसकी कुछ डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो है इसके साथ में, इसी के साथ में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया। ये क्या काम करता है चीफ स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडियन आर्मी, तीनों फोर्सेस के बीच में और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन का मोटा मोटा काम करता है। जो हमारी डिफेंस की फोर्सेस हैं, उन्होंने क्या कोविड के दौरान काम किया, आप इसे देख सकते हैं, ये आप खुद करिएगा। ठीक है, अच्छा, ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर लद्दाख में चलाया गया टू एड्रेस इशू ऑफ टेररिज्म। वहाँ के लोगों के बीच में जो एक गैप क्रिएट हो गया है, वो आर्मी को देखकर जो नाराजगी है उसको ख़त्म करने के लिए। ये आर्मी की रैंक्स हैं, आर्मी और नेवी की रैंक्स हैं। सबसे जब फर्स्ट पोस्टिंग लगती है ग्रुप ए लेवल पे, वो लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल। नेवी में सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कॉमोडोर, रियर एडमिरल और वाइस एडमिरल। और यूएन पीस कीपिंग फोर्स में हमारी आर्मी तमाम बार जो है काम करती रही है। हमारी आर्मी ने 1950 से लेके अब तक 91 यूनाइटेड नेशंस के मिशंस में हिस्सा लिया है। ओके, एजुकेशन के इनिशिएटिव्स, राइट टू एजुकेशन आपको पता है। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आए हैं? 10+2 को हटा के 5+4+4 ये कर दिया गया है। एमफिल हटा दी सर, अब एमफिल भी नहीं होगी और डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिलेगा इसके एमए के बाद जीआरएफ के थ्रू। ओके, तो ये जो बुनियादी चेंज किए गए हैं, कंसेप्चुअली समझ लेते हैं कि कंसेप्ट लेवल पर क्या क्या चेंज हुए। ये तो हो गए फैक्चुअल चेंजेस। इससे पहले जो हमारी पॉलिसी थी वो आई थी 1986 की। अब जो पॉलिसी है, अभी उससे पहले जो प्रीवियस पॉलिसी थी 2020 में ये पॉलिसी आई है, इससे पहले पॉलिसी थी 1986 में आई थी। और उद्देश्य है कि हम अपने देश को ग्लोबल नॉलेज पावर ये सब में बदल दें। सर किसका माइक्रोफोन ऑन है? हाँ जी सर, किसका माइक्रोफोन ऑन है? बहुत आवाज आ रहा है। बंद कर लें प्लीज। सभी का बंद। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, और जो सिस्टम है वो ओवरऑल सिस्टम थोड़ा सा बदला गया है। प्री स्कूलिंग को ऐड किया गया है कि हमें प्री स्कूलिंग को भी ध्यान रखना है। प्री स्कूल जो नर्सरी फर्स्ट रेगुलर स्कूल से पहले की जो शिक्षा है वो आंगनबाड़ी में या प्री स्कूल में दी जाए। नेशनल करिकुलर
and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education NCPFE-CCE 8 साल के बच्चों तक की एज के लिए बनाया गया है। ये बस याद करने लायक मुझे जो लगा तो ये याद कर सकते हैं। वैसे इस बार देख लीजिएगा कि हमारे लिए ये एजुकेशन पॉलिसी चेंज इम्पॉर्टेंट है और इसको मैं किसी और टॉपिक के साथ हम इसे जब ज़्यादा विस्तार से कर रहे होंगे उस समय एक साथ करेंगे, अभी नहीं करते, छोड़ देते हैं। अच्छा, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन, शगुन पोर्टल। शगुन पोर्टल जो है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान के लिए है। शगुन पोर्टल, हम एक एक शब्द याद कर लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SSA सर्व शिक्षा अभियान के लिए। दीक्षा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसके लिए नॉलेज शेयरिंग के लिए हम किस तरीके से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है दीक्षा प्लेटफॉर्म। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शाला सिद्धि, शाला दर्पण, ये इनको छोड़ दें। मिड डे मील स्कीम, इसमें भी कुछ और ऐड नया कुछ नहीं है करने को। समवय, ये कर लीजिए, ये मैंने अभी जो नए टॉपिक्स हैं जो अभी तक हमने कभी नहीं करे वो है ये समवय। क्रेडिट फ्रेमवर्क स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। समवय स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। इसमें हम अपने बच्चों को जो वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम में कैसे डाल सकते हैं, कैसे लाकर आ सकते हैं, वो ये काम करेगा समवय। समवय वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम से संबंधित है। अब ये वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? वोकेशनल शिक्षा होती है प्रोफेशनल कोई, हाँ, जो हमारे बच्चों को नॉन एकेडमिक, जैसे तमाम तरीके के कोर्सेज जो डायरेक्टली प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना या हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ना, ये हमें डायरेक्ट वोकेशन रोजगार नहीं देता, पर कुछ रोजगार ऐसे हो सकते हैं। हमने मान लीजिए कोई एक स्किल का काम सीख लिया, मैंने ITI या डिप्लोमा कर लिया इलेक्ट्रीशियन में, तो मैं सीधा बिजली का काम कर सकता हूँ अब। तो उस तरीके का ये कोर्स है कि वोकेशनल कोर्सेज हमें बढ़ाने हैं। युक्ति, योग्य कलाकृति की तकनीक। समवय, उसके बाद हम याद कर रहे हैं नया नाम, योग्य कलाकृति की स्कीम। युक्ति, स्किल डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी एनहांसिंग द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ऑफ दोज एंगेज इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड आर्ट। मतलब जो ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट में काम कर रहे थे, जो अब तक कोई भी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में, हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे थे, उनका स्किल डेवलपमेंट करना और उनका टेक्नोलॉजिकल अपडेशन करना, ये इस युक्ति प्रोग्राम का उद्देश्य है। युक्ति। सक्षम, सक्षम स्कॉलरशिप है डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के लिए। ईशान उदय, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है। प्रगति, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है। और स्वयं, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग माइंड। स्वयं फुल फॉर्म याद करेंगे, इससे आगे नहीं ज़्यादा जाते। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग माइंड, जिससे हम इन बच्चों को एक साथ ला सकें, इन बच्चों की एक्टिविटीज़ को साथ में जोड़ सकें। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये सब छोड़ते हैं। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एक्ट, इसको कर लो, इस पर सवाल आएगा। सेंट्रल संस्कृति यूनिवर्सिटी एक्ट। संस्कृत भाषा के बारे में क्या क्या जानते हो आप लोग? संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा है, क्या क्या संस्कृत है। संस्कृत भाषा का ये एक्ट है। संस्कृत यूनिवर्सिटीज के लिए 2020 अप्रैल 2020 में एक्ट बनाया गया है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में स्थापित किया है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में है और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति
में है। इन तीनों को संस्कृत यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। 3 यूनिवर्सिटी को, संस्कृत संस्थान नई दिल्ली को राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ को और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को, इन तीनों को किसका दर्जा दिया गया है? संस्कृत यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। कॉपीराइट, ये अच्छा है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ ये चर्चा हो रही है। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट बताइए। किसी भी लिटरेरी वर्क के लिए जो हमें जो एकाधिकार मिलता है। जैसे सर आप हमें पढ़ा रहे हैं, अगर आप इसको पर्सनली किसी पोस्ट के साथ यूज करेंगे उसको कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा। हम किसी के दूसरे को चुरा के अपने आप यूज नहीं कर सकते, उसको सेल नहीं कर सकते। हम कोई भी लिटरेरी वर्क, आर्ट वर्क या इस प्रकार के जितने भी इंटेलेक्चुअल वर्क्स हैं, ठीक है, किसी का भी कोई भी इंटेलेक्चुअल वर्क है, किसी ने किताब लिखी, किसी ने पेंटिंग बनाई या किसी ने किस तरीके का कोई काम किया और हम उसको कॉपी करके उसको कॉमर्शियल पर्पज से बेच दें, तो वो कहलाएगा वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण सूचना है, नंबर 1, एक्विजिशन ऑफ कॉपीराइट इज ऑटोमेटिक, कि हमें कॉपीराइट का अधिकार उस चीज को बनाने के साथ ही, हमने कोई किताब लिखी, किताब लिखते ही हमें उसका कॉपीराइट का अधिकार मिल गया और इसके बाद किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 18 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 के अलावा साथ में वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले सकता है ताकि विवाद के केस में एक एविडेंस के तौर पर हासिल किया जा सके। कॉपीराइट ऑफिस 1958 में इस्तेमाल किया गया था। अच्छा एक बात बताओ यार, ये नोट्स हम किसी और के पढ़ रहे हैं, ये कॉपीराइट का वायलेशन है या नहीं है? नहीं है सर। ये नहीं है। तो मुझे जेल मत भिजवा देंगे सर। एजुकेशनल पर्पस एक्सक्लूड होते हैं। बेचना, अगर उसको बेचेंगे सर उसको प्रिंट करके, ये वायलेशन नहीं है। अगर वैसे भी टेक्निकली देखें तो इट इज नॉट अ वायलेशन, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल नंबर 1 नॉन कमर्शियल पर्पज से कर रहे हैं, नंबर 1 हम उसको कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम उसे रीड कर रहे हैं, तो हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो अध्ययन करना कहीं प्रोहिबिटेड नहीं है कॉपीराइट में। कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि हम इसको कॉपी करें, चोरी करें और अपना नाम लगा के बेच दें, तब कॉपीराइट का वायलेशन होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कॉपीराइट के बाद एनर्जी में, पावर सेक्टर, पावर सेक्टर में कोई खास चीज, ये सब छोड़ देते हैं पुरानी कंपनी। हाँ, जो महत्वपूर्ण पावर सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन है, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ये पावर सेक्टर के महत्वपूर्ण हमारे पीएसयू हैं। इसके अलावा है सतलुज जल विद्युत निगम, सतलुज जल विद्युत निगम, और इसके अलावा टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये सब कुछ अलग वो हैं जो हमारे पीएसयूज हैं। 3 स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के। प्रोग्राम से इससे संबंधित जो है वो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन गांव में बिजली पहुंचाने के लिए काम करता है। इसके अलावा जो अन्य भारत सरकार से संबंधित, डायरेक्टली संबंधित जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट नहीं बेसिकली भारत सरकार के हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ये फाइनेंसिंग का, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का काम इसमें करते हैं। जो रिसर्च बॉडीज है, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एनपीटीआई नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इनिशिएटिव अंडर पावर सेक्टर, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। क्या करेगी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। सर ये
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करती है। ग्रामीण क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर के लिए लाइट प्रोवाइड, उनको रूरल एरिया में कैसे बिजली पहुंचानी है, जीवन ज्योति मतलब वहां पर लाइट पहुंचानी है। इसके बाद सौभाग्य स्कीम, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर बिजली हर घर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना भी बोलते हैं। उज्ज्वला योजना, आपको पता होगी उज्ज्वला योजना क्या है, वो खैर नीचे भी लिखी हुई है, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, हर घर में हर गांव में बिजली पहुंचाना 2019 तक, मार्च 2019 तक। तो हमने ये जो टारगेट है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट कब अचीव किया? दिसंबर 19 या 20 में किया था शायद। कौन सा गांव था वो? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, तो नॉर्थ ईस्टर्न। नाम बताओ, नाम याद रख लेना भाई, नहीं याद पर प्लीज। देखो ऐसी चीजें, यही सब सवाल रहते हैं यूपीएससी के, यही सब सवाल होते हैं। कौन सा गांव था, मतलब कुछ रेयर सी जो इन्फॉर्मेशन हमें पता होगी पर हम थोड़ी सी स्किप कर जाएंगे। तो गांव को ही सर्च करके अभी बता दो भाई, जिस गांव में प्रधानमंत्री जी जाके वो करके आए थे उद्घाटन, ये बोला था कि यहाँ पर जाके जो है ये इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, तो एक जन को ही देख लीजिए। अच्छा, उदय योजना, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, हमारी जितनी डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं जो बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए स्कीम लाई गई थी, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना संबंधित है फ्री एलपीजी कनेक्शन देने के लिए। 8 करोड़ महिलाओं को फ्री एलपीजी कनेक्शन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाली महिलाएं थी उनको फ्री कनेक्शन दिया गया। 2016 से ये शुरू करके 5 करोड़ और बाद में 8 करोड़ महिलाओं को गैस उपलब्ध कराई गई इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। पहल, जिसमें टारगेटेड सिस्टम ऑफ सब्सिडी डिलीवरी टू एलपीजी कंज्यूमर, बेसिकली जो एलपीजी की सब्सिडी है उसको किस तरह से टारगेट किया जाए, मतलब जिनसे छीननी है वो कैसे छीनी जाए, उसके लिए स्कीम है ये पहल स्कीम। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर, ओके। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा देश है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। सहज, इसके प्रोग्राम में ये सहज है, रिलीज ऑफ एलपीजी कनेक्शन विद ऑनलाइन पेमेंट, इसको छोड़ देते हैं, बेकार की चीज। अभी जो प्राइसिंग फॉलो होता था, पहले होता था एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म, जिसको 2002 में अबॉलिश कर दिया गया था और ऑयल सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया गया था। इसका क्या मतलब हुआ? एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म पता है किसी को? पहले जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे उनके प्राइस सरकार द्वारा तय किए जाते थे, एडमिनिस्टर किए जाते थे, सरकार तय करती थी कि ये पेट्रोलियम का प्राइस होना चाहिए, तो उस तरीके के प्राइस को एडमिनिस्टर्ड प्राइस, जिसको सरकार एक तरीके से नियंत्रित करती थी, जिससे जो पेट्रोलियम के प्राइस हैं बहुत ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि पेट्रोलियम के प्राइसेस हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को मेंटेन, उसको अफेक्ट करते हैं। पर आज के समय में वो प्राइसेस मार्केट रेगुलेटेड हो गए हैं। अगर मार्केट में कॉस्ट उनकी बढ़ गई है तो उनको अधिकार है वो डेली बेसिस पे अपने प्राइसेस को रिवाइज करें, जो पेट्रोलियम कंपनी है। इसीलिए आजकल हम देखते हैं कि हर रोज कीमतें बढ़ती हैं, पहले ऐसे कीमतें नहीं बढ़ती थी तो 15 दिन बाद या 1 महीने बाद लगातार एक रिव्यू मीटिंग होती थी, उसके बाद ये मीटिंग्स, ये जो प्राइसेस है वो चेंजेस होते थे। हमारे जो सोर्सेज हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, पेट्रोलियम रिजर्व जो है उनको ढूंढने के लिए संस्थान काम कर रहा है। इंडियन स्ट्रेटेजिक
पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। ठीक है, ये बनाया गया है और ये 3 लोकेशन पर 5.3 MMT विशाखापट्टनम में, मंगलूर में और पडूर में। तो ये यहाँ पर हमारे पास पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। तो यहाँ पर सरकार इन स्ट्रेटेजिक रिजर्व को मेंटेन करती है और उनको सेटअप किया गया है विशाखापट्टनम, मंगलुरु एंड पडूर, इन 3 जगहों पर, ताकि क्रूड ऑयल को स्टोर किया जा सके इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। These 3 SPR can meet approximately 9.5 days of नेशनल डिमांड। जितना हमारे तेल की आवश्यकता है, लगभग 9.5 दिन का तेल हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में मेंटेन कर रहे हैं। कहाँ का मेंटेन कर रहे हैं ये एक बार देख लेना आप लोग, मंगलुरु में, विशाखापट्टनम में और पडूर में, इन 3 जगहों पर। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, हमने जो अपना टारगेट था, हमने जो कमिटमेंट किया कि हम जीडीपी का, अपने आप हमने ये कमिटमेंट किया है कि हम जीडीपी में जो अपनी रिड्यूसिंग, हम अपना जो एमिशन इंटेंसिटी है वो 33 से 35% तक, 2030 से 30 तक हम अपना जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको 33 से 35% के बीच में घटा देंगे। जो महत्वपूर्ण घटना है इससे संबंधित वो 21वीं कॉन्फ्रेंस, पेरिस कॉन्फ्रेंस है, और ये ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, ग्रीन, ये आएगा, सोलर पावर का क्वेश्चन आपको आएगा। भारत के पास करीब 900 गीगावाट का, हमारी अभी टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी इंस्टॉल्ड है, बिजली हमारी कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, किसी को आइडिया है? भारत की इंस्टॉल कैपेसिटी किसी को आइडिया है? भारत में कुल बिजली पैदा करने की कितनी क्षमता है? अगर मैं ठीक हूं तो शायद इंस्टॉल तो मुझे ध्यान नहीं, पर हम जो बिजली पैदा करते हैं करीब 550 या 600 गीगावाट के आसपास करते होंगे। सही। हाँ सब मैं ये पूछ रहा था, ये जैसे कोल, हाइड्रो पावर, ये इन सबको मिला के टोटल? देखो, 2 चीज होती हैं जब बिजली की कैपेसिटी की बात करते हैं। एक होता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, कि हमारे पास कितनी बनाने की क्षमता है, हमारा जो पावर प्लांट है वो कितनी बना सकता है और एक्चुअली में कितनी बना रहा है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो मुझे अभी शायद याद नहीं है, पर शायद एक नंबर कोई सा इनमें 550-600 गीगावाट का होगा। एक्चुअल वाला ये नंबर होगा, हम जहाँ जो बिजली है वो 550 से लेके 600 गीगावाट के आसपास शायद हमारे देश में पैदा होती है। तो यहाँ पर एक बार कोई चेक कर लो यार, ये चेक करते जाओ आप लोग, जो मैं बोलता जा रहा हूँ ना। मैंने एक क्वेश्चन आपको अभी दिया हुआ है कि किस गांव में 383.37 गीगावाट। कितना है? 383.37 गीगावाट। ये प्रोडक्शन है या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। नहीं, शायद तुम गलत बोल रही हो, तो इतनी कम नहीं है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो 500 से भी ज्यादा है। ये या तो आप किसी 31 मई 2021 में टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नहीं, सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ये मुझे टाइम दो, मैं ही देख के बताऊंगा। आप में से कोई और भी इस बीच में चेक कर सकता है कि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है कितनी। पर 383 शायद ये नंबर कम है, इससे ज़्यादा है हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अच्छा ठीक है, उस पॉइंट पर बाद में आएंगे। इससे पहले इस पॉइंट पर आ जाते हैं कि हाँ जी बोलो, कोई कुछ कहना चाहता है? अच्छा, हमारी जो टोटल सोलर, हमारा जो टोटल एनर्जी पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो करीब है 600 गीगावाट।
ठीक है, मतलब हम 600 गीगावाट के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी से टैप कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से गेन कर सकते हैं। ये हमारे टोटल वो है, जिसमें 102 गीगावाट हम विंड से, 20 हाइड्रो पावर से, 25 बायो एनर्जी से और 750 गीगावाट हम करीब सोलर एनर्जी से इस को के जरिए से हम कैप्चर कर सकते हैं। तो हमारे देश में 900 से ज़्यादा, 900 गीगावाट से ज़्यादा बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाई जा सकती है, हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। सर वो लास्ट विलेज जहाँ पे सौभाग्य योजना एंड हुआ था वो लेसांग मणिपुर है। हाँ, क्या नाम है? लेईसांग मणिपुर, LEISANG। ठीक है भाई, ये नाम याद कर लो, लेईसांग। जहां वो हुआ था लास्ट इंस्टॉल्ड वो था लेईसांग, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फैक्चुअल आएगा। मणिपुर का गांव है जहां पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव हमने पूरा किया। तो हम अभी बात कर रहे थे हमारी रिन्यूएबल कैपेसिटी की, हम करीब 900 गीगावाट बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर हो सकता है वो हमारे सोलर पावर का है। सोलर पावर हमारे देश के लिए बहुत बड़ी एक वो हो सकती है, बहुत बड़ा सोर्स हो सकती है हमारी जो ठीक है। अब ये जो मैं कह रहा था पीछे की कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है किस किस सेक्टर वाइज आज के समय में कितनी है, वो आप लोग एक बार चेक कर लेना। अभी मेरे को भी फिगर्स याद नहीं है, तो काइंडली एक बार चेक कर लेना। हमें एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए कि हमारे पास अभी टोटल कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, कितनी बिजली बनाने की क्षमता है और कितनी बना रहे हैं। ये आप एक बार जरूर चेक कर लेना, पढ़ लेना। कल हमने कुछ होमवर्क दिए थे, वो उनका क्या रहा? यस सर, परसों दिया था आपने। हेलो, क्या क्या होमवर्क था? हेलो, देर के लिए ब्रेक लेते हैं, मैं बोलते बोलते थक गया हूँ। तो हाँ बोलो, शाबाश। हेलो। हाँ दीपक बोलो। हाँ सर, ये कल वाला या परसों वाला? ना बताओ, काम तो हमें करना ही है ना, आज का कल का। बताओ। ये था आपने परसों दिया था सेडिमेंट एंड बेसमेंट रॉक। उसके बाद रेड डेटा बुक क्लासिफिकेशन पढ़ना था। और सतपुड़ा रेड डेटा बुक। हाँ, रेड डेटा बुक हमने करना था। और वो एक जनरल क्वेश्चन था एजुकेशन सिस्टम पे कि हम लोग इतना, हमारा लिटरेसी रेट इम्प्रूव हो रहा, फिर जॉब क्यों नहीं क्रिएट हो रही है, या इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। ओके, तो उसको टेक्निकल क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अब इनको बात कर लेते हैं। रेड डाटा बुक कौन बताएगा? रविंद्र कोठारी। रविंद्र आप बताइए, रेड डाटा बुक क्या होती है और उसमें क्या क्या कैटेगराइजेशन है? सर रेड डाटा बुक जो है हमारे जंतुओं पे, पौधों पे, हर तरह के, जैसे जीव पे, प्राणी पे, सब पे हम रेड डाटा बुक बनाते हैं, ताकि उसमें देखा जाए कि हमारे एक लॉन्ग पीरियड में इस तरह के कितने प्राणी या पौधे उसमें जीवित हैं या जो खत्म होते जा रहे हैं, उनका हम एक डाटा बनाते हैं। क्या नाम देते हैं हम उसको? क्या नाम देते हैं? किस कैटेगरी में? मैं कैटेगरीज बता दो बस। क्रिटिकल इंडेंजर सर, 3-4 तरह के वो है, कैटेगरी है उसमें। हाँ बताओ, वही पूछ रहा हूँ। शाबाश सर, 9 क्लासिफिकेशन है। आवाज नहीं आ रही, कोई और बता सकता है? सर 9 क्लासिफिकेशंस है।
एक्चुअली में क्रिटिकली हाँ जी इंडेंजर्ड, सर, एक्सटिंक्ट और लीस्ट कंसर्न। सर स्टार्टिंग होती है नॉन इवेलुएटेड से और फिर और उसके बाद में होती है जिसके पास डाटा डेफिशिएंट होता है। एक फिर काम होती है करना वल्नरेबल। करण, जी ये सर। काम कर देना आप, सबके जी बेनिफिट सर। के लिए उसको ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक जी है? सर। जी हाँ, सर। ग्रुप में एक बार डाल देना। अच्छा, और कोई अगला क्या है? अगला क्वेश्चन क्या था? दीपक? सर डिवीजन ऑफ हिमालयाज। डिवीजन ऑफ हिमालय, हाँ बताना जरा। पढ़ा वो आप लोगों ने? वो वैसे आपकी एक्सरसाइज थी, आपको पढ़ना था, तो आपने अगर वो पढ़ लिया होगा। शिवालिक कहाँ से शुरू होते हैं, मिडिल हिमालय कहाँ से होते हैं, अपर हिमालय जो है वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, कितनी विड्थ है, वो सब आपको करना है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने वो कर लिया होगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, काम है? किसी और को पता है कोई और काम? दीपक, कोई और काम रह तो नहीं गया अभी? कल हमने क्या क्या डिस्कशन की बात की थी? क्या चीज? सेज नहीं, कल बात किया था ICAR, ICA पढ़ना था ICA। हेलो हाँ बोलो। हेलो हेलो आपकी आवाज कम आ रही है। ICAR के बारे में पढ़ना था और कोई डॉग था। हाँ, डॉग कौन हेलो सा था? सही है, बताओ। हेलो आवाज आ रही है दीपक? हमें आपकी आ रही है। अच्छा बताओ भी, वो कौन सा डॉग की ब्रीड थी जिसकी बात मैं कल कर रहा था? कोई बताएगा? किसी ने नहीं पढ़ा? जिन डॉग्स की बात प्राइम मिनिस्टर ने की थी, देखो ये चीज़ अच्छी नहीं है वैसे। मैं बोलूँगा कि ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम लोगों को जो काम हमें दिया जाए, क्योंकि इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस भी आने। मुझे कोई अलग से इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आपको काम दे रहा हूँ या आपके लिए, मतलब हम सब मिलकर मेहनत जो कर रहे हैं, आपको जो टाइम दे रहा हूँ तो इसीलिए दे रहा हूँ। राजापल्यम था। हाँ बोलो। राजापल्यम कन्नी दूसरा हाँ, ब्रीड। चिप्पापराई, ये हाँ, सब चिप्पापराई। डॉग्स के ब्रीड्स हैं जिनकी बात उन्होंने की थी। तो आपको ये नाम याद रखने हैं कि मन की बात में उन्होंने बोला था, और इन पर क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कौन से डॉग के ब्रीड्स हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसे नहीं कर पाएंगे। आप चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिए, रिलेवेंस को समझिए अगर पास होना चाहते हैं तो, ठीक है? नहीं तो फिर कंफ्यूज होते रहेंगे। जो जो काम है ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, बात की जा रही हैं, हम उनको करें, ठीक है? तो जो भी चीज़ें आए दिमाग में, अभी कोई भी चीज़ दिमाग में आई, हमें सारी चीज़ एक साथ दिमाग में नहीं रहती। मतलब हमारी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि हमारे जब 10 अक्टूबर के दिन हम इम्तिहान के लिए जाएंगे, आज की तारीख में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीज़ों को, फैक्ट्स को याद करने का, ठीक? पर आपको होना है, क्योंकि आपके सामने एक तारीख है, 10 तारीख को आपका टेस्ट है। 10 तारीख को जब आप बैठोगे, 10 तारीख को आपके आने वाले समय का एक डिसीजन होने वाला है कि आप क्या करने वाले हो। तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण डेट है। आपको ये इंश्योर करना है कि ये सारी चीज़ें मुझे 10 तारीख को याद रहे, चाहे अगले दिन आप सब कुछ भूल जाना। तो तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट आ रहा है, जो दिमाग में बात आ रही है, उसको जल्दी जल्दी लर्न करना, टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, बार बार अपने आप को मेहनत करना। देखो कोई भी चीज़ आप ध्यान रखो, दुनिया से आपका लाखों स्टूडेंट से आपका कंपटीशन है, आप अकेले नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप जितना पढ़ रहे हो, आपसे ज़्यादा अच्छे अच्छे IITians बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे MBAs बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं। खूब सारे IITian इसकी तैयारी कर रहे हैं,
खूब सारे MBAs कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं। तो आपको इनसे कॉम्पीट करना है जो ऑलरेडी अपने बेंचमार्क को सेट कर चुके हैं। ये लोग खूब ही पढ़ाई घिसने में, जिसे आप लोग अपनी भाषा में बोलते हो ना घिसने में, ये लोग इस काम के में अपने एक्सपर्ट होते हैं, अब परफेक्ट होते हैं ये इस काम को करने में। अगर आपको इनसे कम्पीट करना है, ये लोग 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ रहे होंगे, अगर आप इनसे ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हो, कम से कम इनके बराबर नहीं पढ़ रहे हो, देन यू आर आउट ऑफ रेस। आप ये प्लीड नहीं कर सकते कि नहीं सर हमने तो मेहनत की थी। भाई देखो, ओलंपिक में जब हम जा रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा तो भाई उसको ये फ़ायदा है वो फ़ायदा है, हम बहुत गरीब थे वो थे। वहाँ कोई नहीं है हमारी ये बात को अप्रिशिएट करने वाला। ओलंपिक की दौड़ में सबके लिए बराबर दौड़ है, खुली हुई दौड़ है, वही 100 मीटर सबने दौड़ने हैं। जो उन 100 मीटर में सबसे आगे निकल जाएगा वही विजयी घोषित होगा। हम ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत गरीब देश से आया हुआ हूँ, मेरे साथ ये वाली समस्या थी, मेरे साथ वो वाली समस्या थी। नहीं, मुझे कोई भी समस्या हो, अपनी समस्या से लड़कर अपने आप को इन 12 से 14 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को रैशनली यूज करके आगे बढ़ना है। और ये ध्यान रखिए, आप किसी IITian से, किसी MBA से, किसी से भी कम नहीं है, प्रोवाइडेड आप भी उतनी मेहनत इनमें। ये जो IITian हो जाते हैं या MBA हो जाते हैं या जो भी सेलेक्ट भी हो जाते हैं, उनमें और हम में जो सेलेक्ट ना हो पाए हो, उनमें क्या फ़र्क होता है? हार्डवर्क का, कंसिस्टेंसी। अगर आप इस समय लेजी हो रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, तो आप खतरनाक काम कर रहे हो। अंतिम स्थिति में आ गए हैं, आखिरी फेज में पहुंच गए हैं, वहां हमारे पास ये मौका नहीं है कि हम बैठ जाएं। तो मैं बस यही दोहराऊंगा और अपना आगे बढ़ता हूं। बाकी आप लोगों का डिसीजन है, आप लोगों को जो डिसीजन लेना होगा वो आप ही लोग लेंगे, मैं उसको नहीं कर पाऊंगा। मेरा काम आपको बताने का है, तो प्लीज आप करना शुरू करिए। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के आसपास का समय है, ठीक है? ये एक्सक्यूज नहीं ले पाओगे कि मैं बीमार हो गया था या क्या हो गया था। लाइफ हमें ये मौके नहीं देती। जी बोलो सर। स्पेस टूरिज्म इम्पोर्टेंट हो सकता है क्या इस साल के लिए? कैसे? स्पेस टूरिज्म बिल्कुल होगा। हाँ 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 बिल्कुल होगा, पर ये इसलिए नहीं आएगा। देखो, मेरा अपना जो समझ है यूपीएससी के बारे में, जो यूपीएससी के प्री के एग्जाम के आसपास हुई घटनाएं होती हैं वो कम पूछी जाती हैं, क्योंकि स्पेस टूरिज्म लगभग सारे बच्चे पढ़ के आए होंगे। जो भी सीरियस कैंडिडेट है, इवन जिसने अखबार भी पढ़ा होगा, वो भी बता देगा कि स्पेस टूरिज्म में क्या क्या चीजें घटी हैं। पर अगर मैं ये पूछूं कि 12 महीने पहले क्या हेडलाइन थी, तो आप में से मैक्सिमम लोग मुझे 12 महीने पहले की हेडलाइन भी नहीं बता पाओगे। ये हमारे दिमाग की एक वो है, कमी है या ठीक है, ये नेचुरलिटी है। तो हमारी प्रायोरिटी पुराने न्यूज़ ज़्यादा रहने चाहिए जो बीत गए, रीसेंट टाइम के हमारे दिमाग में होंगे। तो इम्पोर्टेंट तो है, नो डाउट इम्पोर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते। अच्छा, एनिमल वेलफेयर जर्नल या एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया ये बनाया गया है, फ्री मोबाइल एनिमल क्लिनिक है, कंट्रोल। ये कुछ जगह में बोरिंग हो रहा है, ये बोरिंग हो रही है ना ये क्लास? ठीक है, नो सर। हाँ नो सर, नहीं बोरिंग तो नहीं है, ठीक है। नहीं, बोरिंग तो नहीं हो रही। बोरिंग की वजह मैं ये कहूँगा, ये क्या हो रहा है कि हम इसमें गेन कम कर पा रहे हैं। है तो अच्छी, वास्ट है। हाँ, मैं यही देख रहा हूँ कि अभी तक हम केवल 42 पेज कर पाए हैं। 3 दिन हो गए शायद हमें क्लास करते हुए, हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इस स्पीड से चलेंगे तो पता चलेगा कि सितंबर महीना भी लग जाएगा और हम इसी ऊपर अटके रह जाएंगे। तो हमें फास्ट करना है, ठीक है? मैं आज और इसको पढ़ते हैं, हम लोग कल कुछ और पढ़ेंगे, ताकि थोड़ा सा मेरा भी मोनोटोनस हो रहा है। मैं भी बोर हो रहा हूँ, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। अभी ये कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहले तो इसका याद रखेंगे, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो हमारे स्टैंडर्ड्स, ये हमारे देश की जो हवा है
उसकी क्वालिटी को नापने का काम करता है। करीब 12 पॉल्यूटेंट्स को नोटिफाई किया गया है ईपीए द्वारा। ईपीए एक्ट है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, जिसके अंदर 12 पॉल्यूटेंट्स को बताया गया है कि ये इन पर हमें नजर रखनी है, और 115 एफ्यूलेंट्स हैं, अदर आइटम्स हैं, 104 कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री है, 104 तरीके की इंडस्ट्रीज हैं जिन पर नजर रखी जानी है। तो आपको ये फिगर याद रख लेनी चाहिए, कम से कम 12 पॉल्यूटेंट इसके अंदर कवर होते हैं। कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए कि ये हम इन पर नजर रखते हैं। ये 115 और 104 की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये पता होना चाहिए क्या हमें देता है। अच्छा, इस पर नजर रखने का काम करता है ये नैम्प, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरी प्रोग्राम। हम पॉल्यूशन पर किस किस तरीके का काम कर रहे हैं? हमने ऑल्टरनेट फ्यूल, ठीक है, जो क्लीनर फ्यूल्स हैं, जो कम वो पॉल्यूशन फैलाते हैं, जैसे सीएनजी और एलपीजी, ये पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में कम पॉल्यूशन फैलाता है। तो सीएनजी, एलपीजी, फिर इसके बाद इथेनॉल ब्लेंडिंग। व्हाट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग? सर इथेनॉल को मिक्स करते हैं उसमें डीजल एंड पेट्रोल में, और उसका सर टारगेट भी बनाया गया है 20% पेट्रोल के लिए, 5% डीजल के लिए 2030 के लिए। तो ये बायोफ्यूल का चक्कर है। बायोफ्यूल ये है इथेनॉल। जो इथेनॉल है ये भी एक प्रकार से हमारी गाड़ियों को चला सकता है, और इसका फायदा ये है कि जो पॉल्यूटेंट हमारे डीजल पेट्रोल के द्वारा, इथेनॉल को सर शायद से स्लग से, वो शुगर केन के स्लग से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं ना। इथेनॉल तो जो शराब हम लोग पीते हैं, जो भी पीता हो उसके लिए कह रहा हूँ, पता नहीं, जो लोग पीते हैं वो इथेनॉल है, ठीक है। हम वो जो शराब पी जाती है वो इथेनॉल है, परंतु ये वाली शराब, इसको इस इथेनॉल को नहीं पी सकते जिस इथेनॉल की अभी हम बात कर रहे हैं। ये इथेनॉल और जो शराब के लिए इस्तेमाल होता है वो अलग होता है, क्योंकि उसका जो प्यूरिफिकेशन लेवल है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो ये इथेनॉल का हमारे पास एक एडवांटेज है कि इथेनॉल हमारे पेट्रोल के का एक रिप्लेसमेंट हो सकता है, और रिप्लेसमेंट के साथ साथ ये पॉल्यूशन को नहीं फैलाता। जैसे पेट्रोल का एक बड़ा पॉल्यूटेंट है लेड, वो लेड को हमारे हवा में फेंकता है। डीजल का पॉल्यूटेंट है, डीजल में क्या चीज होती है, पता नहीं, डीजल में लेड होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये दोनों कर सकते हैं, पेट्रोल और वो। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बाई प्रोडक्ट। देखो, ये जब कोई भी फ्यूल जलता है उसकी मेन चीज होती है कार्बन। कार्बन को हम जलाते हैं। इथेनॉल को भी जलाओगे उसमें भी कार्बन ही है। हम किसी भी चीज को जलाते हैं कार्बन जलाते हैं। कार्बन जब जलता है, अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट है, अच्छी मात्रा में है, तो वो बनाएगा कार्बन ऑक्साइड, और अगर कम ऑक्सीजन कम है तो वो बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो थोड़ा बहुत सभी इंजन, चाहे हम उसमें इथेनॉल जलाएं तब भी वो प्रोड्यूस कर सकता है, परंतु जैसे लेड, मरकरी, ठीक है, लेड का फॉर्मूला ये है, लेड जो होती है धातु, मरकरी, सल्फर भी शायद होता है, सल्फर या सल्फाइड कुछ, ये भी कुछ तरीके के पॉल्यूटेंट्स हैं जो पेट्रोल और डीजल में होते हैं। जब पेट्रोल और डीजल को जलाया जाता है तो ये लेड, ये सल्फर, ये हवा में आ जाते हैं, और हवा के भी जरिए से हमारी सांस में जा सकते हैं, तो हमारे लिए खतरनाक तरीके का पॉल्यूटेंट बन सकते हैं। अगर हम इथेनॉल को डालेंगे तो हमारे को ये लेड और ये चीज़ें उसमें नहीं होती, तो ये एडवांटेज हो जाता है, इसलिए ये कहा जाता है इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। इसके बाद हम अपने इंजन्स को बेटर कर सकते हैं बाय BS4। पहले BS4 का नॉर्म आया था, भारत स्टेज 4। हम अपनी जो इंजन टेक्नोलॉजी है, जो गाड़ी के अंदर कौन सा इंजन काम करता है, कौन से तरीके का, इंटरनल कंबस्शन इंजन,
यही होता था ना भाई, इंटरनल कंबशन इंजन। तो हमारा जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है उसकी टेक्नोलॉजी में, जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, इसकी टेक्नोलॉजी में लगातार सुधार किया जा रहा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट और लेस पॉल्यूशन, मतलब वो पॉल्यूशन कम से कम करे, ये पूरा एफर्ट है। और इसी के लिए ये BS इंजन, भारत BS स्टेज इंजन जो होते हैं, भारत स्टेज इंजन, ये लाए गए। 2017 तक के लिए टारगेट था कि हम BS7 लाएंगे और 2020 के लिए BS6, अगला जो इंजन है वो 2020 से लागू हो गया BS6। तो ये BS6 फ्यूल स्टैंडर्ड के साथ काम करता है। क्या बोलते हैं, कौन सा पार्ट होता है, P10 बोलते हैं, PM 2.5, PM10 PM10 to 2.5। PM10 ये क्या चीज होती है, PM10 एंड PM 2.5? पर्टिकुलर माइक्रो पोल्यूटेंट, पार्टिकुलेट मैटर, P फॉर पार्टिकुलेट, मैटर, M फॉर मैटर, ठीक है। तो हमारे हवा के अंदर ये जितनी गाड़ियां चल रही हैं, पावर स्टेशन चल रहे हैं, ये सब कुछ ना कुछ पार्टिकुलेट मैटर हवा में रिलीज कर रहे हैं। पार्टिकुलेट मैटर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ऐसा पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 माइक्रोन से छोटा होगा, ठीक है, वो PM 2.5, और PM10 जो 10 माइक्रोन साइज का होगा। तो इनको मॉनिटर किया जाता है क्योंकि ये हमारे लंग्स में, फेफड़ों में बड़ी आसानी से ये पार्टिकुलेट मैटर इकट्ठा हो सकता है और हमारी सांस लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है ये पार्टिकुलेट मैटर। तो ये टिश्यू और सेल को अफेक्ट करती है। हाँ जी, इस पर नजर रखी जाती है AQI के द्वारा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। हम लोग रोज अखबार में पढ़ते हैं ना कि आज हवा बहुत अच्छी है, 75 है, फिर पुअर हो जाती है तो 150, 300 हो गई तो वेरी पुअर, 450, 500 हो गई तो बैड, वेरी बैड हो गई। तो ऐसे कैटेगराइजेशन इस PM 2.5 और PM10 के बेसिस पर ये कैटेगराइजेशन किया जाता है। 14 शहरों में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जा रहा है। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स की नज़र पर रखा जाता है डिफरेंट सेंटर्स को बनाकर। इसके अलावा हमारा पॉल्यूशन के लिए CPCB बोर्ड है, ये भी एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसके अलावा हरित दिवाली या स्वस्थ दिवाली का कॉन्सेप्ट, दिवाली के लिए कॉन्सेप्ट आया कि दिवाली पर क्रैकर्स नहीं जलाए जाएंगे, या जलाए जाएंगे तो ग्रीन क्रैकर्स जलाए जाएंगे। व्हाट इज ग्रीन क्रैकर? सर इसमें पॉल्यूशन कम होता है। कितना कम होता है? 30 से 40% जो पॉल्यूशन होता है वो रिलेटिवली अदर क्रैकर्स के मुकाबले इसमें कम होता है। ये कहलाते हैं ग्रीन क्रैकर्स। तो अभी ग्रीन क्रैकर्स का जमाना है। इसको हमारी एक संस्थान है वो बनाती है, पेट्रोलियम समथिंग। क्या नाम है उस संस्थान का जो बनाती है ग्रीन, जो इस पर रिसर्च कर रही है? पेसा। ये संस्थान इसको रिसर्च के लिए काम करती है। नॉइज पॉल्यूशन के लिए भी इसी तरीके का फ्रेमवर्क है, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी के चलते। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, स्कीम ऑफ कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है। हमारे जो एफ्लुएंट हैं उनके ट्रीटमेंट, जो वेस्टेज को हैंडल करने के लिए हमारा जो वेस्ट निकल रहा है उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसको एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा हैंडल किया जाता है। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी हैजार्डस वेस्ट है उसको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए 2016 में विशेष रूल बनाए गए थे। 2016 में इसके लिए नियम बनाए गए थे हजार्डस वेस्ट के लिए। हजार्डस वेस्ट क्या होता है? किसको आप बोलोगे हजार्डस वेस्ट? स्पेशली फॉर जो मेडिकल
स्वास्थ्य विभाग में यूज होते हैं, जैसे शार्प ब्लेड है और बॉडी पार्ट्स है, ह्यूमन के जो वेस्ट पार्ट्स हैं, सिरिंजेस हैं, इंजेक्शन सिरिंज। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ हो तो सकता है इसमें, या खाली इतना ही होगा? सही, ये तो मेडिकल वेस्ट होता है, ये मतलब हॉस्पिटल ऑयल इसके अलावा वेस्ट हो सकता है। जैसे एक सबसे बड़ा वेस्ट हम सबके पास है, मोबाइल, लैपटॉप और जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इनका जो स्क्रैप है ये खतरनाक तरीके का वेस्ट है, क्योंकि इन सब में तमाम तरीके के जो रेयर मेटल्स हैं, अनसेफ मेटल्स हैं, उनका इस्तेमाल होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स होते हैं उसमें लेड का इस्तेमाल होता है, मरकरी का इस्तेमाल होता है और तमाम पॉल्यूटेंट का, प्लास्टिक तो होता ही होता है, इन सब का। तो ये भी एक प्रकार का वेस्ट है। और भी कई तरीके के वेस्ट आ सकते हैं इसमें, जैसे कि मरकरी का अपने आप में वेस्ट है जो हमारे जैसे कि टायर, हाँ टायर सर, टायर हो सकते हैं, टायर, रबर, हाँ रबर भी इसमें होगा बिल्कुल। तो ऐसा जो भी स्क्रैप जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक होगा, उस वेस्ट के डिस्पोजल के लिए ये नियम बनाए गए। उसमें बायोमेडिकल वेस्ट भी शामिल है जो आपने बताया, ठीक है। उसमें हजार्डियस, इसके अंदर में बायोमेडिकल वेस्ट भी लागू होता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है के हैं, जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ को बताते हैं कि उन्हें कैसे कैसे अपने सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करना है। फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज है कि जो प्लास्टिक के कैरी बैग हैं उसकी थिकनेस को 40 से 50 माइक्रोन कम से कम ये बनाया गया, और बाद में इन कैरी बैग्स को पूरी तरीके से जो थिनर कम माइक्रोन वाली पॉलीथीन है उसको बैन कर दिया गया। अभी धीरे धीरे वो वाली पॉलीथीन बाजार में नहीं मिलती है। जो कम माइक्रोन वाली पॉलीथीन है वो अब बाजार में उपलब्ध नहीं है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, इसमें कुछ नहीं है। इंटरनेशनल कन्वेंशन जो वेस्ट से संबंधित है, बेजल कन्वेंशन, ये एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन है जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल को प्रिवेंट करती है। 1989 की ये वो है कि कोई देश अपने हजार्डस वेस्ट को दूसरे देश में नहीं भेज सकता, तो ये अलाउड नहीं है इस ट्रीटी के अनुसार। रॉटरडैम कन्वेंशन है इससे संबंधित, स्टॉकहोम कन्वेंशन है। अच्छा, कॉन्जर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, वेटलैंड के लिए रामसर कन्वेंशन हमारी इम्पोर्टेंट है। भारत का जो प्रोग्राम है रामसर कन्वेंशन 72 में होती है, 82 में, 72, ठीक है। भारत उसमें ज्वाइन किया 82 में, ठीक है। रामसर कन्वेंशन 72 का है, 1972, जो कि आर्द्र भूमि जो हमारे वेटलैंड्स हैं उनको, वेटलैंड क्या है इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं लगता, कई बार हम बात कर चुके हैं तो इसलिए नहीं बोलूँगा दोबारा से। नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम हमने अपनाया 1987 में, रामसर कन्वेंशन को साइन किया 1982 में। इसके अलावा हमने ये प्लेस किए वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 में, और सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई 2010 में। भारत में 25 वेटलैंड्स हैं 14 स्टेट्स के अंदर जो नोटिफाई किए गए हैं। 25 वेटलैंड्स 14 स्टेट्स के अंदर में नोटिफाई किए गए हैं इन सेंट्रल ये वेटलैंड रूल्स 2010 के अंतर्गत। इको डेवलपमेंट फोर्स क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वो है जिसके द्वारा इकोलॉजिकल उसको रीस्टोर किया जाता है। तो याद कर लीजिएगा, इको डेवलपमेंट फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हैं और ये इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए काम करते हैं। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया पार्ट है हमारे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का, ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है। ग्लोब
ग्लोबल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन टू बेनिफिट द एनवायरनमेंट, इसको बस फुल फॉर्म याद कर लेते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव है और लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन टू बेनिफिट द एनवायरनमेंट, कैसे हम एनवायरनमेंट को बेनिफिट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा NAPCC, इसकी अभी चर्चा नहीं करते। NAPCC के 8 नेशनल मिशंस हैं, इसके फर्दर 8 आप सभी को याद होंगे, नहीं याद हैं तो यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, याद कर लीजिएगा। सोलर एनर्जी याद है, सोलर एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर मिशन, हैबिटेट मिशन, हिमालयन मिशन, ग्रीन इंडिया, स्ट्रेटेजिक नॉलेज, ये सारे मिशन हैं इसके। नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज ये बनाया गया। क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम, ये सब क्लाइमेट चेंज को अलग से और डिटेल में हम पढ़ लेंगे। UNEP हमने पढ़ा हुआ है, पेरिस एग्रीमेंट 2016 का UNFCCC कन्वेंशन के साथ हुआ था। और ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी 1991 में क्रिएट की गई थी और भारत उसका वन ऑफ द फाउंडर मेंबर है। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी काम क्या करती है? ये फंडिंग मैकेनिज्म है, जो भी एनवायरमेंटल बेनिफिट के कार्यक्रम है उनको फंड करने के काम करती है ये ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। चलिए तो आज के लिए यहीं तक करते हैं और इसके आगे हम अगली क्लास में करेंगे। पर अगली क्लास में हम ये नहीं करेंगे, हम अपना वापस इंटरनेशनल तो हमने कर लिया ना वैसे, या उसमें कुछ बच गया है? यस सर। जी सर। तो इंटरनेशनल हम एक बार देख चुके हैं, तो उसके बजाय फिर हम एक और कोई दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे इसके साथ में। चलिए ठीक है, तो हम लोग ठीक ठाक पेस से काम कर रहे हैं। हमने इंटरनेशनल खत्म कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि इंटरनेशनल अभी बचा हुआ है। अच्छी बात यह है कि हमने उसे खत्म कर दिया। एक बार और दोबारा से लास्ट टाइम पर हम देख लेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।